हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की सेकंड पुस्तक के चैप्टर 4 में भारत के विदेश संबंध का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 अध्यायों में हमने भारत की स्वतंत्रता, देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों व उनके समाधान का अध्ययन किया था। मेरा नाम है निर्मला मीना। अपना खेरवाड़ा चैनल में मैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, स्वतंत्र भारत की आंतरिक समस्याओं का हमने पहले के वीडियो में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम भारत की बाहरी चुनौतियों, हमारी विदेश नीति के सिद्धांत, चीन पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध, साथ ही उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करेंगे जिसमें परमाणु नीति का उद्भव हुआ। भारत के विदेशी संबंध हमें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने पड़ेंगे। आपको पता है कि भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, बहुत ही विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उस समय चल रही थी। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से बाहर निकली थी और सभी देशों के सामने पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा कार्य था। उस समय विश्व में उपनिवेशवाद भी समाप्त हो रहा था। बच्चों, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? दूसरे देश पर शासन जो करता है, अर्थात गुलाम बनाए रखना, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे यूरोप के देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि अनेक देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना रखा था। आप इससे भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन ने जो भारत पे जो शासन किया, वो एक तरीके से उपनिवेशवाद का ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी और उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह की स्थिति चल रही थी, उसको देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी आवश्यकता महसूस हो रही थी। नए देश जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने 2 चुनौतियां बहुत बड़ी थी। एक तो लोकतंत्र की स्थापना करना और दूसरा अपनी जनता की भलाई कैसे की जाए, उनका विकास कैसे किया जाए। अब अपन भारत के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी। 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया। अंग्रेज सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। जैसे बंटवारा भारत और पाक के बीच में, गरीबी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के साथ साथ भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति किस तरह से बनाएं, उसके संबंध में भारत के जनता को उसकी संप्रभुता की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान पर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करना चाहता था। बच्चों,
आपको पता है कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसे उसमें भी इस दोनों नीतियों को समाहित किया गया है। विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप अब इसको उसी संदर्भ में समझें। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार का व्यवहार उसके घरेलू और बाहरी कारक मीन्स कारण निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार एक देश की विदेश नीति भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का उस पर असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने पड़ोस में अमन, चैन व विकास जरूरी होता है, जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट मिलता है उससे अब देश को अपने विकासशील देशों को अपने आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मतलब यह है कि अगर पड़ोसी देशों में अमन चैन होगा तो वो अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगे, अपने विकास भी करेंगे, और उनका जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हो जाएंगे तो एक दूसरे को आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति बनाई, जिससे कि उनको अपनी आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान, कर्जा मिल सके और वो अपने देश को विकास कर सके। उस समय विश्व के विकासशील देश दो खेमों में बंट गए थे। एक खेमा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का और दूसरा खेमा था सोवियत संघ का। यहाँ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ और अपने विदेश नीति तैयार कर रहा था, तभी शीत युद्ध भी प्रारंभ हो गया। इस शीत युद्ध क्या था वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता की नीति। बच्चों, गुट निरपेक्षता क्या होता है और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी, इस संदर्भ में भी प्रश्न आता है। शीत युद्ध के टाइम में दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए थे। दोनों खेमों के बीच में विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक टकराव जारी था। इसी दौर में जब यह शीत युद्ध चल रहा था, मतलब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, उसी समय ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसी समय ही परमाणु हथियारों का निर्माण भी शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। मतलब ये उस समय की बातें हैं जब भारत अपने विदेश नीति को में एक तरीके से आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इस तरह की थी। नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या हैं, ये भी बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन आता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री के रूप में 1946 से लेकर 1964 तक काम किया। नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। देश की संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब होता है आज़ादी बनाए रखना। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता से तात्पर्य है कि देश को जोड़ कर रखना, उसके टुकड़े न होने देना, क्योंकि आज़ादी के टाइम में देश का ऑलरेडी 2 टुकड़े हो चुके थे।
उस समय देश की कुछ पार्टियां, जिसमें भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और यहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि भारत को लोकतंत्र के हिमायती अमेरिकी खेमे से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। पर भारत ने दोनों ही गुटों से अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अंजाम दिया। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब हुआ कि किसी भी गुट में शामिल न होकर अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लेने का निर्णय करना। मतलब अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए जिस गुट से जो भी अपनी विदेश नीति में अपने को अपने देश के अनुकूल लगे उस गुट की नीति को मानना। भारत ने न स्वतंत्र देशों को भी गुट निरपेक्ष गुट में शामिल करने का प्रयास किया। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश स्वतंत्र हुए थे। उन न स्वतंत्र देशों को भी भारत ने गुट निरपेक्ष ग्रुप में शामिल करने के प्रयास किए थे। भारत ने शीत युद्ध में उपजे तनाव को कम करने की भी कोशिश की थी और यहाँ तक कि यूएनओ के शांति अभियान में अपनी सेना भी भेजी थी। भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखा। मतलब उनकी जो सैन्य गतिविधियां थी उनसे भारत ने अपने आप को दूर रखा। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन, जिसे हम नाटो कहते हैं, और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन बनाया। पर भारत ने संतुलन रखते हुए अपने गुट निरपेक्ष की नीति पर अडिग रहा। बच्चों, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो भारत ने विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की, मतलब उसको समर्थन दिया। पर इसी साल, मतलब कब, 1956 में ही सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया विश्व स्तर पर नहीं की। मतलब भारत बिल्कुल ही शांत रहा। इन दोनों परिस्थितियों से आप यहाँ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमने गुट निरपेक्षता की नीति तो अपनाई, लेकिन हम वहाँ पर जो बात हमें अपनी विदेश नीति में गलत लगी उसका विरोध भी किया और जो हमें सही लगा वहाँ हम शांत रहे, हम बिल्कुल चुप रहे। ऐसी स्थिति के बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रवैया अपनाया और दोनों खेमों में एक संतुलन बनाया रखा, जिसके कारण ही आगे जाकर दोनों देशों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, भारत को सहायता भी दी और अनुदान भी दिया। बच्चों, आपको गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके इस पुस्तक में इसको विस्तृत रूप से बताया है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको भारत की विदेश नीति के बारे में समझा सकूं। मैं आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे कृपया अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने आगे दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।